हाँ जी। तो स्वागत है आप सबका इस लेक्चर के अंदर। देखें, पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरी रेज की केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज की। मैंने क्या किया है, एक इस फाइल के अंदर इंस्टीट्यूट के सारे एमसीक्यूज, चाहे वो आपके आरटीपी के हों जो मई 20 तक पूछे गए हैं, मई 20 तक, पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, मई 20 में तो एग्जाम हुआ ही नहीं, आरटीपी बोल रहा हूँ। दूसरा आपका एमटीपी जो इंस्टीट्यूट के साइट पे उसके क्वेश्चन, और तीसरा इंस्टीट्यूट ने कुछ सैंपल एमसीक्यूज पोस्ट किए थे तो करीब वो क्वेश्चन। बहुत जगह पे क्वेश्चन रिपीटेड हैं आरटीपी, सैंपल एमसीक्यूज, एमटीपी में। जो यूनिक मुझे केस स्टडी मिली वो 24 केस स्टडीज मुझे मिली, 24 यूनिक, जिसमें से 2 आरटीपी से मिली हैं। आपके सैंपल एमसीक्यूज में से कुछ केस स्टडीज मिली हैं 20 के आसपास, और 2 एमटीपी से मिली हैं। सैंपल एमसीक्यूज और आरटीपी की काफी सारी केस स्टडीज सिमिलर है, तो वो क्लैश हो जाती है, बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं। इतना जरूर है कि इंस्टीट्यूट ने 5-7 केस स्टडीज पूछनी है, बाकी जनरल क्वेश्चन भी आएंगे एमसीक्यू वाले। अगर इंस्टीट्यूट 7-8 जो भी जैसी भी केस स्टडीज पूछता है, 4-5 केस स्टडीज, 3-4-5 केस स्टडीज हमारे आज के इस लेक्चर से आनी है। आप ये इस लेक्चर को अटेंड कर लें, आराम से आप केस स्टडी क्रैक कर लेंगे इंस्टीट्यूट की। मतलब 3-4-5 केस स्टडी तो यहीं से बननी है, क्योंकि ये केस स्टडीज मेरी नहीं है, आपके बुकलेट जो आपके पास है मैंने उसमें लिखा हुआ है इशूड बाय आईसीएआई, कंपाइल्ड बाय अंकित ओबेरॉय। तो मैंने कंपाइलेशन की अलग जगह से उठाई केस स्टडीज। आपके पास बुकलेट अगर नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, बुकलेट को डाउनलोड कर ले मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम है सी अंकित ओबेरॉय, मेरे नाम से आप सर्च करें, टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक फाइल है पीडीएफ, उसमें आंसर्स नहीं है, वो आंसर्स मैंने आपको बताने हैं। तो मैंने क्या किया है, आंसर्स को ना बताना तो है ही, हाईलाइट भी कर दिया साथ के साथ। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार बच्चे ना साथ के साथ पूछते हुए चलते हैं, कोई थोड़ा डिले होता है, किसी का ध्यान यहाँ है, किसी का ध्यान वहाँ है, तो बार बार पूछता है कमेंट सेक्शन में कि सर आंसर बताओ, इसका आंसर, ए का आंसर, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर। तो मैं आपको आंसर मैंने यहाँ लिख दिए हैं, मेरा काम है आप हाईलाइट कर दिया, मेरा काम आपको समझाना पॉइंट को, ठीक है ना। तो कुछ केस स्टडीज तो बहुत छोटी छोटी सी केस स्टडीज हैं, अगर आप केस स्टडी 3 से देखें तो ये केस स्टडीज हैं। कुछ केस स्टडीज जो हैं काफी लेंदी हैं, उसमें 5-5 क्वेश्चन पूछे हैं इंस्टीट्यूट ने। जैसे केस स्टडी 1 है, पूरी केस स्टडी दी है, 5 क्वेश्चन आपके सामने है, वहां से इंस्टीट्यूट ने पूछा कि आपको आंसर्स देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर, समय जाया करने की जरूरत नहीं है। केस स्टडी 1 क्या कहती है, जरा इस पर बात कर लेते हैं एक बार। TPR and associates have been appointed as the auditor of Octopus Limited for the financial year 1920। हाईलाइट करने चल रहा है इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऑडिटर बनाया गया आपको फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। During the course of audit, the auditor notices that there is significant change in the number of debtors of the company। बहुत बढ़िया, सिग्निफिकेंट चेंज है डेटर के अंदर, तो आपने डिसाइड किया कि डेटर को आप डिटेल में चेक करोगे, करना भी चाहिए सर। सिग्निफिकेंट चेंज है तो डेटर को डिटेल में चेक करना भी चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, कंपनी ने बहुत सारे प्रोविजंस तैयार किए, बहुत बढ़िया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बढ़िया है सर। आगे लिखा है करंट फाइनेंशियल ईयर में, बहुत अच्छा पॉइंट है, ऑडिटर ने फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड किया है, इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन जो मैनेजमेंट ने कैरी किया है, ठीक है ना। देखें, अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन कैरी करते हैं और वैसे भी इन्वेंट्री को आप चेक करते हो, इन्वेंट्री का बैलेंस जो बैलेंस शीट में है वो काफी सारे असर्शंस देता है। कौन से असर्शंस होते हैं इन्वेंट्री के, कि इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया गया है, कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन प्रॉपर होगा। वैल्यूएशन मतलब कॉस्ट एंड आरयू व्हिचएवर इज लोअर, कि इन्वेंट्री में वो इन्वेंट्री भी इंक्लूड होगी जो आपकी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई है। कई बार आपकी इन्वेंट्री वेयर हाउस में, गोडाउन में थर्ड पार्टी के पास रखी होती है। आप ये मान के चलते हैं कि जब आपका क्लाइंट अपनी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का फिगर दे रहा होगा तो उसमें वो स्टॉक इंक्लूडेड होगा जो आपके क्लाइंट का थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, और वो स्टॉक एक्सक्लूडेड होगा जो थर्ड पार्टी का आपके क्लाइंट के पास पड़ा है, रिवर्स। ये मैं बताता हूं अपने बैच के अंदर, आपने पढ़ा अपनी फैकल्टी से,
ठीक है ना। तो अगर इन्वेंट्री है तो वैल्यूएशन प्रॉपर हुआ होगा, इन्वेंट्री एग्जिस्टेंस में होगी, थर्ड पार्टी का स्टॉक भी इंक्लूड किया गया होगा, ठीक है ना। साथ में ऑडिटर ने नोटिस किया भाई कि कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है लायबिलिटी के सेग्रीगेशंस में, तब भी ऑडिटर कहता है कि उसे डिटेल में चेक करना है, ठीक है। कुछ और रीजनेबल ग्राउंड होगा उसके पास, ऑडिटर के पास कोई चेंज था नहीं लायबिलिटी साइड में सेग्रीगेशन बाइफर्केशंस में, लेकिन तब भी ऑडिटर ने डिसाइड किया कि मुझे सिग्निफिकेंट मतलब वहां पर चेकिंग करनी पड़ेगी, तो करो आप। अगला लिखा है कि ऑडिटर जो इनकम है क्लाइंट की, इंटरेस्ट इनकम है या डिविडेंड वाली इनकम है, उसे भी डिटेल में चेक करना चाहता है ऑडिटर, उसे भी डिटेल में चेक करना चाहता है, ठीक है ना। तो करें आप, आपका अपना खुद का डिस्क्रिप्शन है। और फाइनली ऑडिटर कहता है भाई कारो लगना है यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर, तो कारो के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। इस बात की भी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है ऑडिटर को, बढ़िया है सर। ये आपके सामने फैक्ट्स दिए गए हैं। एक बात ध्यान रख लेना सर, जो मैंने केस स्टडीज को ऑब्जर्व किया पहले भी और अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं मैं, इंस्टीट्यूट फैक्ट के अंदर घुमाएगा ज्यादा, आपका कॉन्फिडेंस ध्वस्त करेगा, कोलैप्स करेगा फैक्ट के अंदर, और क्वेश्चन पूछेगा बहुत ही आसान। तो भाई और बहन जैसा भी है, जब आप केस स्टडी पढ़ें तो उस केस में आपको कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। बस केस स्टडी पढ़ते हुए चलो, कोई बात समझ में नहीं है 2 बार पढ़ लो, लेकिन आगे बढ़ते हुए चलो। जरूरी नहीं कि अगर फैक्ट आपको पता नहीं चल रहे हैं, फैक्ट को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। मैं भी साबित कर दूंगा यहां पे, फैक्ट दिए हुए हैं बढ़िया तरीके से डिटेल में, क्वेश्चन पूछा एकदम आसान, ये ले बेटा 1 नंबर, ये ले बेटा 2 नंबर, लेकिन आप तो अपना कॉन्फिडेंस खत्म कराए फैक्ट के अंदर ही। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने पूछा है इसमें, वो पूछा है कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन डैश इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन डैश इज अ पॉसिबल वर्ड इंडिकेट कर देता है यार। पॉसिबल जो हो सकता है, जरूरी नहीं है होगा, हो सकती है आपकी कोई ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी जो डिपेंड है किसी इवेंट के होने या नहीं होने पर। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं सर, जो हो सकती है या नहीं भी हो सकती, ठीक है ना, जो डिपेंडेंट किसी इवेंट के होने या नहीं होने पर, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के ऊपर, उसे आप क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब ये क्वेश्चन पूछा, बताओ, फैक्ट देख के बच्चा वही ध्वस्त हो गया एग्जाम हॉल में, क्या बनेगा मुझसे एमसीक्यू। 15 लाइन में तो फैक्ट दिए गए, जब क्वेश्चन तक पहुंचे तो पता चला इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। अगला देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेंट्री हेल्ड बाय ऑक्टोपस लिमिटेड, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। पहला क्या पूछा है, सारी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड और रिकॉग्नाइज किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये बात तो सही है सर। मैंने आपसे कहा कि जब भी आपकी जो भी इन्वेंट्री है, जब भी आप डिस्क्लोजर देखेंगे, आपकी हर एक इन्वेंट्री को इंक्लूड किया गया होगा, ठीक है ना। दूसरा है कि जो इन्वेंट्री आपकी आपकी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास रखी है, वो इन्वेंट्री आपने इंक्लूड की होगी, जो थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री आपके पास रखी है वो आपने इंक्लूड नहीं की होगी। सेकेंड ऑप्शन अगर आप पढ़ें तो क्या लिखा है, ऑल इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री बैलेंस। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जो इन्वेंट्री आपकी थर्ड पार्टी के पास रखी है उसे इंक्लूड नहीं किया गया होगा इन्वेंट्री बैलेंस में। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपकी इन्वेंट्री अगर थर्ड पार्टी के पास रखी है तो उसे इंक्लूड किया जाएगा, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्लियर है। आप तीसरा पढ़ लो, जरूरत तो है नहीं वैसे। इन्वेंट्री का रिकॉग्निशन किया हुआ कॉस्ट एंड आरडी व्हिचएवर इज लोअर में, ऑप्शन तो सही है। इन्वेंट्री बैलेंस बिल्कुल जो है वो ईयर के एंड पे होगा, अगले साल का कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं किया गया, ऑब्वियस सी बात है सर, क्लासिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, हाँ, अगर मैनेजमेंट आपको मना करता है कि आप डेटर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं ले सकते, आपको रिक्वेस्ट देने से मना करता है, याद करें सर आपने पढ़ा हुआ 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन को लेकर स्टैंडर्ड। अगर आपको मैनेजमेंट मना करेगा वहां पे कि आपको थर्ड पार्टी से बात करनी है या नहीं करनी, जैसा भी आपको मैनेजमेंट मना कर रहा है, तो सीधे सीधे रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं करना, सीधे सीधे विड्रॉ भी नहीं करना,
आप देखें कि क्या रीजन है मैनेजमेंट के मना करने का, रीजन जस्टिफाइड होगा, ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे फिर आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर इंप्लीमेंट करेंगे। अगर रीजन अनजस्टिफाइड है तो फिर आप आगे चीजों को जो भी आपको करना है, रिपोर्ट पे आपको अपने इफेक्ट देना है तो आप दें, लेकिन मैनेजमेंट के मना करने पर सीधे आप ना विड्रॉ करोगे ना ही आप रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे। आपको रीजंस देखने हैं, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करिए, सर क्यों मना कर रहे हैं आप मुझे। मैनेजमेंट बोलेगा सर मेरा डिस्प्यूट हो गया उस डेटर के साथ, केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, डिस्प्यूट पेंडिंग है, आप कहां उसको लेटर भेज रहे हो, आपको कोई वो मैटर नहीं देने वाला, उल्टा मेरा मैटर वो और कोर्ट में बताएगा कि जानबूझ के ऑडिटर को बोल रहा है कि जाके पूछ और जानकारी निकालना चाहता है, सर मेरे केस चला जाएगा ये मैटर, प्लीज आप रिक्वेस्ट मत भेजो। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की बात जस्टिफाइड होगी। तीसरा ऑप्शन क्या आप देखें, तीसरा क्वेश्चन क्या है, if the management of Octopus Limited refuses to allow the auditor to send a confirmation request to auditors, the auditor should withdraw from the engagement. The answer is incorrect. Not listen to any request of the management. ठीक है ना, आपको मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट सुनने की जरूरत नहीं है उस केस में, कोई भी रिक्वेस्ट, गलत बात है सर। कंसीडर द मैनेजमेंट रिक्वेस्ट फॉर रिफ्यूजल and assess its validity and decide the nature, timing and extent of the audit procedures accordingly. बिल्कुल सही बात है। अगर आपको मना किया जाता है तो आप देखें सर क्यों मना किया गया है, क्या मैनेजमेंट जस्टिफाइड है उस केस में, और आगे आपके प्रोसीजर्स को आप डिजाइन करें अकॉर्डिंगली, ये आंसर सही होगा, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछता है भाई, लायबिलिटी को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। लायबिलिटी आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग ओनर्स फंड। बहुत बढ़िया, ओनर फंड को लायबिलिटी बता रही है सर, इससे बेहतरीन क्या बात हो सकती है, ठीक है ना। ओनर फंड मींस शेयर कैपिटल को आपने लायबिलिटी बता दिया, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। लायबिलिटी इंक्लूड बोरोइंग, ट्रेड पेबल एंड अदर करेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस। सर इतना आसान क्वेश्चन कि लायबिलिटी में सब कुछ आएगा, ये गलत है क्या? आंसर इज, ये तो गलत है नहीं, ये सही है। वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी इज एज इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ एसेट्स, यही बात सही है। तो कौन सी बात सही नहीं है? फर्स्ट वाला पॉइंट कि ओनर फंड जो है वो ओनर फंड वहां पे इंक्लूड नहीं, ओनर फंड बेसिकली फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस में इंक्लूड नहीं होता, ओनर फंड आपकी लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? एसी का रिमोट आप मुझे दे दें, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है आप देखें, फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 1 के अंदर, कंफर्मेशंस एज वेल एज अनडिलीवर्ड लेटर्स शुड बी गिवन रिटर्न टू द ऑडिटर एंड नॉट टू द क्लाइंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को रिक्वेस्ट भेजी, थर्ड पार्टी ने आपको मना कर दिया, या जो रिक्वेस्ट थी वो रिक्वेस्ट ही मतलब आपके पास अनजस्टिफाइड है, कुछ भी आपके पास आपको रिप्लाई नहीं मिला, तो अगर वो लेटर वापस आता है आपके पास तो वो कंपनी को नहीं मिलना चाहिए अनडिलीवर्ड, वो ऑडिटर के पास जाना चाहिए। अगर कंफर्मेशन मिलती तो भी ऑडिटर के पास थर्ड पार्टी की, और अगर अनडिलीवर्ड किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया थर्ड पार्टी के पास आपका लेटर, तो वो भी सीधे ऑडिटर को मिलेगा, क्लाइंट या कंपनी को नहीं मिलना चाहिए। बात सही है सर, ट्रू है। अगर रिप्लाई नहीं मिलता तो ऑडिटर ऑल्टरनेट प्रोसीजर इंप्लीमेंट करेगा, ये भी बात सही है बिल्कुल। आप बताएं, दोनों ही करेक्ट हैं, 1 करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है। आंसर इज सी, दोनों ही करेक्ट होंगे, ठीक है ना। ये है पहला एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू क्या बोलता है तो देखें, ये पढ़ लो जरा ध्यान से। ABC Limited is dealing in products namely chocolate and coffee. ABC approached the audit firm XYZ and Associates for the statutory audit of the financial statement for the year ending 31st of March 19. ग्रॉस टर्नओवर है कंपनी का 105 करोड़, जिसमें से एक प्रोडक्ट से 95 करोड़ आया है। आहा, क्या बात है। अगर कंपनी का टर्नओवर 105 करोड़ होगा, याद करें आपने पढ़ा हुआ इससे पहले कि अगर आपका टर्नओवर 35 करोड़ का होता है तो आपको उस केस में कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे CRA 1 के अंदर। याद करें 148, ठीक है ना, कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे CRA 1 के अंदर। साथ में अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ है सारे प्रोडक्ट मिलाकर,
ठीक है ना। और वहाँ पे रेगुलेटरी के अंदर अलग है, नॉन रेगुलेटरी के अंदर अलग है। वहाँ 50-25 है या 100-35 है, 50 सारे प्रोडक्ट मिलाकर 25 इंडिविजुअल प्रोडक्ट से। यहाँ पे 100 करोड़ सारे प्रोडक्ट मिलाकर 35 करोड़ इंडिविजुअल प्रोडक्ट से। तो सारे प्रोडक्ट मिलाकर 105 करोड़ है, इंडिविजुअल से 95 करोड़ है। मतलब इस कंपनी के ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड भी इस कंपनी को बनाने, कॉस्ट ऑडिट भी इस कंपनी को करवानी है। कॉस्ट रिकॉर्ड बनाएंगे फॉर्म नंबर CRA1 के अंदर, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट XYZ एंड एसोसिएट्स फाउंड सर्टेन डिले इन द पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉई PF। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने एम्प्लॉय का PF नहीं दिया सर। देखें, कारो 2016 का पैराग्राफ 3 कहता है अगर एम्प्लॉयज के ड्यूज नहीं दिए गए और ड्यू डेट से वो 6 महीने से ऊपर पेंडिंग हो चुके हैं तो ऑडिटर इस बारे में बताएगा अपनी रिपोर्ट के अंदर, ठीक है ना। अगर एम्प्लॉयज के ड्यूज नहीं दिए गए और 6 महीने से ऊपर हो चुका है तो ऑडिटर इस बारे में बताएगा, कहां पे, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। आगे क्या बोला गया जरा पढ़े इस क्वेश्चन में। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जो मिसेज एक्स हैं, जो CA मिस्टर एक्स की वाइफ हैं, जो पार्टनर है XYZ एंड एसोसिएट्स में, उन्होंने शेयर्स एक्वायर कर लिए ABC लिमिटेड के। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपका जो ऑडिटर है ABC लिमिटेड, आपकी जो कंपनी है ABC लिमिटेड, आपका ऑडिटर है XYZ एसोसिएट्स। XYZ के पार्टनर का रिलेटिव, XYZ के पार्टनर का रिलेटिव, वाइफ ऑफ पार्टनर ऑफ द ऑडिटर। बहुत बढ़िया, क्या कनेक्शन बनाया सर। ऑडिटर कौन है? उसका पार्टनर, पार्टनर का रिलेटिव। क्या ये शेयर होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता? बड़ा जबरदस्त पॉइंट है यार। ये शेयर होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता? सर 3 लोग नहीं कर सकते, आप खुद, आपका पार्टनर और आपका रिलेटिव। आप खुद, आपका पार्टनर और आपका रिलेटिव। कहीं भी पार्टनर के रिलेटिव को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। यहां फर्म का रिलेटिव नहीं है, फर्म का तो वैसे भी रिलेटिव नहीं होता। हां, अगर ये इंडिविजुअल पार्टनर होता, ये ऑडिटर होता, ये पार्टनर ऑडिटर खुद होता उसका रिलेटिव शेयर होल्ड करता तो दिक्कत होती। याद करिए, PPR अगर कैश में सिक्योरिटी होल्ड करेगा, PPR मतलब पर्सन पार्टनर रिलेटिव। यहां ना पर्सन ने शेयर होल्ड किए, ना पर्सन के पार्टनर ने शेयर होल्ड किए, ना पर्सन का रिलेटिव तो हो ही नहीं सकता, उसने भी शेयर होल्ड नहीं किए। यहां शेयर होल्ड किए पर्सन के पार्टनर के रिलेटिव ने। दिक्कत ही नहीं है सर, दिक्कत ही नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलेंगे आगे। ABC लिमिटेड अप्रोच करती है आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस देने के लिए। नहीं दे सकते सर आप, 144 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस एक प्रोहिबिटेड सर्विसेज है, आप उसे नहीं रेंडर कर सकते, ना कंपनी को, ना सब्सिडरी को, ना होल्डिंग कंपनी को। आगे लिखा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट XYZ एंड एसोसिएट्स हैज रीजंस टू बिलीव दैट एन ऑफेंस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग सम अमाउंट हैज बीन कमिटेड इन ABC लिमिटेड। उनको लगता है कि फ्रॉड किया गया ABC लिमिटेड में, ठीक है ना, जनरल मैनेजर ने फ्रॉड किया है। तो ऑडिटर इस बात को समझता है कि फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कंपनीज एक्ट के अंदर। तो हाँ, बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। 143 सबसेक्शन 12 कहता है कि फ्रॉड के बारे में बताएं ऑडिट कमेटी और बोर्ड को। अगर ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी तो ऑडिट कमेटी को बताएं, जहां कमेटी जरूरी नहीं तो वहां बोर्ड को बताएं, बताना जरूरी है सर। वो रिप्लाई करेंगे 45 दिन के अंदर। और अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ रुपए या उससे ऊपर का है तो CG को बताना मैंडेटरी है। CG को तभी बताएं जब फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ रुपए उससे ऊपर होगा, ठीक है ना। बढ़िया, फटाफट से पढ़ते हैं भाई क्या लिखा है, देखें जरा। अब देखो, फैक्ट कुछ और है और क्वेश्चन कुछ और है। मैं आपको बताऊं, कई बार जब ऐसे आ जाए क्वेश्चन एग्जाम में तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन क्रैक हो जाए तो फैक्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन और फैक्ट का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। आप देखो, क्वेश्चन पढ़ के तो आप 10 मिनट खुद के खराब कर रहे हो सर। सर आपने क्यों पढ़ाया? बेटा मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको ना लगे कि सर सीधे क्वेश्चन ही करा रहे हैं। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं कि फैक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन में मत घुसना आप।
क्वेश्चन पहले पढ़ लेना, क्वेश्चन खुद करेक्ट कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि फैक्ट आपके 10 से 12 मिनट किल कर देगा और कंफ्यूज अलग करेगा आपको वो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद एबीसी लिमिटेड ऑडिटर को बताएगी, बिल्कुल बताएगी सर, नोटिस फाइल करेगी, अपॉइंटमेंट को बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल करना पड़ेगा। एडिटिव1 के अंदर आपको फाइल करना पड़ता है 15 दिन के अंदर, सही बात है। अगला लिखा है अगर मिसेस एक्स सिक्योरिटी होल्ड करते लिमिट के अंदर तो क्या टाइम लिमिट है। अगर आप सिक्योरिटी होल्ड करते तो फिर क्या टाइम लिमिट होगी करेक्टिव एक्शन लेने की। सर करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं आप 60 दिन के अंदर, और लिमिट कितनी होती है 1 लाख तक की, याद करें 1 लाख तक रिलेटिव शेयर होल्ड कर सकता है और करेक्टिव एक्शन लेने का टाइम होगा 60 दिन तक, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं मिसेस एक्स, मैंने आपसे पहले भी कहा वो पार्टनर के रिलेटिव हो जाएगी, तो अगर मिस्टर एक्स करेंगे तो क्वेश्चन एप्लीकेबल हो जाएगा, रीजन बीइंग मिस्टर एक्स क्या है, पार्टनर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रॉड की रिपोर्टिंग का सेक्शन कौन सा है, तो फ्रॉड की रिपोर्टिंग का सेक्शन होगा यहाँ पे सेक्शन 143 सब सेक्शन 12, और सीजी को बताना कब जरूरी है, तो सीजी को आप बताएंगे जब अमाउंट कितना होगा 1 करोड़ रुपए उससे ऊपर का। क्लियर है। चलिए हाँ, एबीसी लिमिटेड को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, बिल्कुल मैंडेटरी है सर। हाँ ये क्वेश्चन तो आ गया भाई, बिल्कुल मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी तो हर जगह लिखा है, बस ये पूछा है कि भाई किस फॉर्मेट के अंदर, तो कॉस्ट रिकॉर्ड तो आपने बनाने हैं, मैंडेटरी है, बनाने हैं CRA1 के अंदर, ठीक है ना। और कारो 2016 के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको, ऑडिट रिपोर्ट में आपको बताना पड़ेगा ऑडिटर को वो सारे ड्यूज जो आपने एम्प्लॉय के नहीं दिए, जिसको 6 महीने से ऊपर हो चुका है, उसको आप रिपोर्ट का पार्ट बनाएंगे। क्लियर है, बढ़िया। तो ये हो गया सर आपका सेकंड क्वेश्चन, मतलब करीब करीब हमने 10 केस स्टडी बेस्ड MCQ डिस्कस कर लिए, 5 वहां और 5 यहां। अगली बेसिकली इंस्टीट्यूट ने पता है इसको क्या बोला है, ऐसे क्वेश्चंस को इनको बोला है केस सिनेरियो, इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में दिस इज ठीक है, केस सिनेरियो है, और इसमें ब्रैकेट में इंस्टीट्यूट कहता है दिस इज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मीन्स सारी चीज मिला दी है, तो एक केस सिनेरियो है, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड। और जो अब आप देखोगे वो है केस स्टडी, वो है केस स्टडी। केस स्टडी अब क्या है पढ़ते हैं एक बार। मार्वेल लिमिटेड इज अ रेनाउंड फूड chain supplier in a posh area providing restaurant facility along with the food delivering। ठीक बात है, रेस्टोरेंट फैसिलिटी है फूड डिलीवरी के साथ। ऑडिटर को अपॉइंट किया, CA फेलिक्स वॉज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। While examining the books of the company, CA Felix came to know about one of the major expenses of the company, that is the rent expense of rupees 1,20,000 per month, for which he applied substantive analytical procedure. Explain how would CA Felix perform substantive analytical procedure in the given scenario। SAP परफॉर्म कर रहे हैं सर आप, लगेगा ऐसे 530। वहां पे SAP की सुटेबिलिटी देखनी पड़ती है सर, मैं आपको बताऊं, और ये एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट के अंदर भी दिया है। ये एग्जाम्पल मैंने अपनी क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया है, जो मेरे से पढ़े होंगे बच्चे उनको याद होगा, मैंने एग्जाम्पल आपसे क्लास में भी डिस्कस किया था रेंट को लेकर, कि जब आप रेंटल इनकम चेक करते हैं सर, तो ऐसा नहीं है कि आप रेंटल इनकम को आइसोलेशन में चेक कर लेंगे। जब आप वहां SAP परफॉर्म करेंगे तो आप देखें कि आपकी रेंटल इनकम क्या है इस साल, इस महीने, आगे वो किस तरीके से ग्रोथ होगी, पिछले साल क्या इनकम थी, इस साल क्या इनकम है, और वेरियस फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे आपको रेंटल इनकम के लिए। ठीक वैसे ही जब आप रेंट पे करेंगे, आपका ऑडिटर आपके पास आएगा चेकिंग करने के लिए, तो रेंटल पेमेंट को चेक करते वक्त वो भी SAP परफॉर्म करेगा, और SAP परफॉर्म करते वक्त देखेगा कि वहां पे फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं। पता चला उसने देखा कि बिल्डिंग लगभग खाली पड़ी हुई है,
और रेंट इन्फ्लेट कर रहा है 25-25, 30-30%, तो समझ में आ जाएगा सर यहां तो लोचा है। ऑडिटर देखेगा कि नीचे रोड के हालात खराब हैं, रोड्स नहीं बनी हुई, फिर भी आप हर साल रेंट को इन्फ्लेट कर रहे हैं, हर महीने रेंट इन्फ्लेट कर रहे हो 10-15%, तो काफी फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं सर। तो रेंटल पेमेंट जब ऑडिटर चेक करेगा तो आपको वहां पे ग्रोथ वाला तो लगाना ही है फंडा कि भाई पिछले साल इतना था, पिछले महीने इतना था, ग्रोथ होगी, ग्रोथ के हिसाब से एक्सपेक्टेशन वो लगाएगा अपनी, याद करिए एक्सपेक्टेशन वर्ड, और एक्चुअल फिगर आपके देखेगा कि आपने क्या बताया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फिर अगर डेविएशन है दोनों में तो उस बारे में चर्चा करेगा मैनेजमेंट TCWG से। तो आपको पहले अपना एक बार एस्टिमेशन लगाना होगा, आपको फैक्टर्स कंसीडर करने होंगे। ऑप्शन क्या दिए जरा देखें। CA would inspect every rent invoice per month of 120 and verify other elements appropriately। सर हर इनवॉइस चेक करना तो कभी बोला भी नहीं है आपसे करने के लिए, सैम्पलिंग करते हैं आप, ऐसे आपको पता है। CA would compare the rental expense of the company with that of the nearby company having corresponding dimensions for high degree of accuracy। वो इस यहाँ के रेंटल एक्सपेंस को कंपेयर करेगा दूसरी नियर बाय कंपनी से जिनके डायमेंशन, जिनका एरिया वगैरह सब कुछ सेम है। सर मैंने हमेशा बोला रेशियोज कंपेयर करें, खर्चों के लिए ऐसा नहीं बोला मैंने आपसे। हो सकता है सर वो कोई और कंपनी हो, उसका बिजनेस अलग हो, आपका बिजनेस अलग हो। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या कहता है जरा पढ़ें इसको। CA would select the first month rent invoice of 120, ठीक बात है, and appropriately verifying other elements which predict for the rent for the whole year would be 1440। Thereafter he would compare the actuals with his prediction and follow up for any fluctuation। बिल्कुल ठीक बात है। आप 1/20 का रेंट इनवॉइस ले लो और appropriately verifying other elements would predict that the rent for the whole year would be rupees 1440। 1/20 का इनवॉइस ले लो, अदर एलिमेंट्स कौन से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मैंने आपको बताया, ऑक्यूपेंसी क्या है बिल्डिंग के अंदर, हालात क्या है उस एरिया के, उससे काफी फर्क पड़ता है। और आपका एस्टिमेशन आ गया 1440 का, एक्चुअल फिगर देखें पता चला आपका एस्टिमेशन है 1440 का, कोई दिक्कत नहीं है। 1/20 है तो साल के अंत में हर महीने 1/20 ही दिया होगा, उसके हिसाब से 12 महीने का 1440 हो जाता है। लेकिन जब आप देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर लिखा है 21 लाख रुपए, तो मैनेजमेंट से बात करेंगे सर 1/20 का पहले महीने था तो ऐसा क्या हुआ कि आपने साल के बीच में ही रेंट बढ़ा दिया, और आपने ज्यादा रेंट क्यों दिया साल के बीच में, आप एक्सप्लेन करिए मेरे को। नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो बताएगा रिपोर्ट के अंदर बातें, ठीक है ना। केस स्टडी 4 देखें। कोयोट लिमिटेड इज डीलिंग इन द ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ह्यूज इन्वेंट्री 60% ऑफ द कंपनी इज लाइंग ऑन असाइनमेंट अंडर कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी। बिल्कुल सही बात है, आपकी 60% इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी है। CA star, the auditor of the company wants to obtain sufficient appropriate audit evidence। बहुत बढ़िया। Regarding 501 लगता है सर इसमें से 501, regarding the existence and condition of the inventory lying on consignment। Auditor उन सारे इन्वेंट्री के लिए एविडेंसेस चाहता है जो एविडेंसेस थर्ड पार्टी के पास पड़े हैं। एक बात ध्यान रखें सर, अगर थर्ड पार्टी के पास क्लाइंट की इन्वेंट्री पड़ी है, थर्ड पार्टी से बात करें, थर्ड पार्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन आप अटेंड करें, अपना कोई आर्टिकल, कोई ऑडिटर आप भेजें वहां अटेंड करने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन को। क्योंकि सर अगर आपके क्लाइंट की 40% इन्वेंट्री क्लाइंट के पास है और 60% थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, तो 60% इन्वेंट्री को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। जब आपने 40% के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लिया होगा तो 60% के लिए भी लेना पड़ेगा। तो वो कैसे मिलेगा, आप खुद जाके अटेंड करें, अपने आर्टिकल अपने ऑडिटर को आप भेजें अटेंड करने के लिए, ठीक है ना। वहां की जो रिसीट्स होंगी, वेयर हाउस रिसीट्स होंगे, वेयर हाउस सर्टिफिकेट्स होंगे, वो आप देखें, उससे आइडिया लगेगा कि इन्वेंट्री वहां पे एग्जिस्टेंस में है क्या नहीं। पता चला आपके क्लाइंट ने बोल तो दिया 60% इन्वेंट्री वहां रखी है, जब फिजिकल वेरिफिकेशन करने पहुंचे, अटेंड करने पहुंचे तो इन्वेंट्री आपको मिली ही नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे पढ़ें जरा क्या लिखा, बड़ी लंबी कहानी दी है इंस्टीट्यूट ने। Does he requested and obtained confirmation from third parties as to quantities and condition of inventory held on behalf of the entity। तो उसने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी थर्ड पार्टी को, उससे रिप्लाई भी रिसीव कर लिया, लेकिन उसे फिर भी डाउट होता है थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी पे। थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी पे कब डाउट करेंगे आप, थर्ड पार्टी बहुत टाइम लेती है रिप्लाई करने में। थर्ड पार्टी कोई आरपी है,
रेटेड पार्टी है क्लाइंट की, तो फिर उसकी इंटीग्रिटी पे डाउट होता है एक बार आपको। आप बताएं कौन से प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है CA स्टार सफिशिएंट एविडेंसेस लेने के लिए। ऑप्शन में दिया है फिजिकल काउंटिंग अटेंड कर ले, दूसरे ऑडिटर को अरेंज करे ताकि वो फिजिकल काउंटिंग को अटेंड करे, वेयर हाउस रिसीट्स को चेक करे। सर सारे ही कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। देखो आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजो, लेकिन अगर आपको उससे लगता है चीज नहीं बन पाएगी, मैं सही बताऊं चीज बन भी नहीं पाएगी सर। एक बात समझिए, सिग्निफिकेंट इन्वेंटरी बाहर पड़ी हुई है, सिर्फ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से कैसे एविडेंसेस मिल जाएंगे आपको, आप बताएं। मैं भी ऑडिटर की जगह होता, आप भी होते, तो आपको भी ये लगता कि सर 60% इन्वेंटरी रखी है वहां पे, कैसे आपको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से एविडेंसेस मिल जाएंगे अप्रोप्रिएट, ठीक है ना। तो आप ये सब कुछ करें। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हायर परचेस को लेकर। टॉम एंड कंपनी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद जेरी एंड कंपनी अंडर विच अ मशीनरी वुड बी लेट ऑन हायर एंड जेरी एंड कंपनी वुड हैव द ओपिनियन टू परचेज द मशीनरी इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। जेरी एंड कंपनी मशीन परचेज करेगी आपसे एग्रीमेंट के हिसाब से। तो जेरी एंड कंपनी ने एग्री किया टॉम एंड कंपनी को एक अमाउंट पे करने के लिए, पीरियोडिकल सेटलमेंट जैसा आप करते हैं हायर परचेज में। तो प्रॉपर्टी जेरी एंड कंपनी को लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ट्रांसफर हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। आपको पता है हायर परचेज में क्या होता है। हायर परचेज ट्रांजैक्शन चेक करते वक्त ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा। पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट को आपने एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट किया है या नहीं, सर ये चेक नहीं करते आप, ठीक है ना। दैट टॉम एंड कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ मशीनरी। अरे सर आपका जो ऑडिटर है वो कौन है, पहले तो आप ये बताओ मुझे। जेरी एंड कंपनी एग्रीड टू पे टॉम एंड कंपनी सेटल द अमाउंट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स शैल बी पास टू जेरी एंड कंपनी फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ऑडिटर के तौर पे आप उसे कैसे चेक करेंगे। तो सर आपको क्या मतलब कि टॉम एंड कंपनी क्या कर रही है उसका, तो टॉम एंड कंपनी की बातों को थोड़ी चेक करेंगे आप। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, हायर परचेज एग्रीमेंट। हाँ बिल्कुल, कभी आपने उससे पढ़ा हो स्पेशल ऑडिट तो आपको पता होगा, हायर परचेज एग्रीमेंट चेक करते हैं। एग्रीमेंट के हिसाब से आप देखें कि क्या हायर परचेज प्राइस वही है, क्या हायर परचेज रेंट आप वही दे रहे हो जो एग्रीमेंट में दिया हुआ है। तो सर आपकी जिम्मेदारी है एग्रीमेंट चेक करने की, और एग्रीमेंट के हिसाब से जो प्राइस दिया गया वो प्राइस सही है नहीं, अब वो चेक करें। इतना क्लियर है। ये देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है आपसे, मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया है जिसमें एक पर्सन का वर्क दूसरा पर्सन चेक करेगा। बेटा इसे बोलते हैं इंटरनल चेक, पता है आपको। जहां पे एक एम्प्लॉय का वर्क दूसरा एम्प्लॉय चेक कर लेगा, आप उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल चेक। अब जब इंडिविजुअल एम्प्लॉय के हाथ में पूरा कंट्रोल है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रॉड एंड एरर का जल्दी पता लग जाएगा। सही बात है सर। ऑडिटर अपॉइंट किया गया आपको 17-18 के लिए। ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करना चाहते हैं आप, तो जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है उसको एक्यूमुलेट करना चाहते हो आप। Therefore, CA Olive decided to use internal control questionnaire to know and assimilate the system and evaluate the same। बहुत बढ़िया, इंटरनल चेक है वहां पे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, तब भी सीए को लगता है नहीं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना है। अब चेक करने के लिए आपने पढ़ा होगा कि आईसी क्वेश्चनर तैयार कर सकते हैं आप। आईसी क्वेश्चनर आप बेसिकली बनाकर मैनेजमेंट को दे दे, मैनेजमेंट उसको सबमिट कर देगा आपके पास। उससे पता लग जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, वीक है, जैसा भी है। तो ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि आईसी क्वेश्चनर में कौन कौन से क्वेश्चन रखेंगे आप। पहला है ऑथराइज सिग्नेटरीज फॉर परचेजेज। हाँ, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ऑथराइज सिग्नेटरीज फॉर परचेजेज लिमिटेड टू इलेक्टेड ऑफिशियल, ऑब्वियस सी बात है सर। क्या हर कोई परचेज कर सकता है क्लाइंट के? भाई मेरे यहाँ फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, क्या हर एम्प्लॉय के पास अधिकार होगा परचेज करने का? नहीं, ये रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए कुछ, सिर्फ कुछ लोगों तक। जब कोई सप्लाई आएगी, जब पेमेंट करेंगे, तो आपके पास क्या आना चाहिए, ओरिजिनल इनवॉइस। बात सही है सर। तीसरी बात, ऑथराइज्ड ऑफिसर पेमेंट करने से पहले डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, साइन करने से पहले तो करना ही पड़ेगा।
तीनों चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ क्या है, क्या बैंक रिकंसिलिएशन इंप्लीमेंट किया गया हर अकाउंट के लिए? सर इसका क्या मतलब है? इंटरनल कंट्रोल से। और वैसे भी ध्यान रखिए, ऐसे 500 कहता है कि अगर बैंक रिकंसिलिएशन पे ज़्यादा दिक्कत है आपको तो बैंक रिकंसिलिएशन खुद तैयार कर लें। रीपरफॉर्मेंस कहते हैं आप उसे। जो चीज़ क्लाइंट कर चुका है आप दोबारा परफॉर्म कर सकते हैं एविडेंसेस इकट्ठे करने के लिए। तो बैंक रिकंसिलिएशन से इंटरनल कंट्रोल का क्या मतलब? लेकिन हाँ, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल का पार्ट हैं। कई जगह आप पढ़ते हैं सर ऑथराइजेशन का प्रोसीजर, वही लिखा है कि अगर परचेज करना है तो ऑथराइजेशन लिया है या नहीं, पेमेंट करने से पहले आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं या नहीं, पेमेंट की ओरिजिनल इनवॉइस को देख किया नहीं। ठीक है ना? ये देखो, बॉबी रिसेंटली क्वालिफाइड सीए है, ही इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ ड्रूपी लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 17-18। नाम पता नहीं कहां से लेकर आ रहे हैं। ही इज क्वाइट कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव मीन्स थोड़ा पुरानी सोच का। एंड which is also replicated in the professional work। बहुत बढ़िया। CA Bobby is of the view that he shall recall all the matters related to audit, procedure to be performed, audit evidence obtained and conclusions reached। बहुत बढ़िया यार, यही तो करना है आपको। डॉक्यूमेंटेशन इन्हीं चीजों का तो करोगे आप। किन किन चीजों का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं आप? फाइल्स मेंटेन करते हैं ना, परमानेंट फाइल, टेम्पररी, करंट ऑडिट फाइल, नोटबुक मेंटेन करते हैं। क्या क्या आएगा उसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेटर ऑफ कंफर्मेशन, WR, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, ये सारी बातें आएंगी। तो क्वेश्चन अल्टीमेटली आपसे यही पूछा है सर, हिज ऑडिट फाइल बिसाइड्स अदर थिंग इंक्लूड्स ऑडिट प्रोग्राम्स, नोट्स रिफ्लेक्टिंग प्रीलिमिनरी थिंकिंग। ये क्या होता है सर? ये तो कभी सुना ही नहीं। लेटर ऑफ कंफर्मेशन, ईमेल कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर एटसेट्रा, ये सब तो आता है सर। ये क्या होता है? नोट्स रिफ्लेक्टिंग प्रीलिमिनरी थिंकिंग। आपकी स्टार्टिंग की सोच, उससे आप अपने डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बना रहे हैं। सर वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं है। वही बात लिखी है यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्राम तो आएगा ही आएगा, लेटर ऑफ कंफर्मेशन आएगा, सिग्निफिकेंट मैटर वाले ईमेल्स आएंगे, लेकिन आपकी जो प्रीलिमिनरी थिंकिंग है स्टार्टिंग में, उसे आप बेसिकली यहां पर इसका पार्ट नहीं मानेंगे डॉक्यूमेंटेशन का। 230 लगता है आपको पता डॉक्यूमेंटेशन के लिए, SQC1 भी लगता है साथ में। ये प्रोग्राम ऑडिट करते वक्त द स्टैट्यूटरी ऑडिटर केम टू नो that the management of the company has recognized internally generated goodwill as fixed asset। ये क्वेश्चन बेसिकली AS से है, लेकिन तब भी आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से है। देखिए मैंने आपसे अपने बैच के अंदर भी कहा था, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको स्केड्यूल 3 और AS खासकर 10 जरूर पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन AS 10 से, एक क्वेश्चन स्केड्यूल 3 से बनता ही बनता है। कई बच्चों का रिक्वेस्ट आई कि सर हम नहीं कर पा रहे हैं, अकाउंट्स में सही से नहीं समझ में आया। तो मैं उस बात को समझ रहा हूँ, और हो सकता है कि आगे मैं आपको एक दो लेक्चर AS 10 की और 1-2 लेक्चर स्केड्यूल 3 के शायद करवाऊं, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है 4-4 नंबर में, 6-8 नंबर की डील है सर। तो क्वेश्चन वहीं से है, खैर पढ़ लेते हैं एक बार। कि ऑडिटर को पता चलता है कि भाई गुडविल रिकॉग्नाइज की गई है और परचेज नहीं की गुडविल, इंटरनली जनरेटेड है। ऑडिटर कहता है सर AS के हिसाब से इंटरनली जनरेटेड गुडविल को आप एसेट नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कोई भी आइडेंटिफाइबल सोर्स नहीं है एंटरप्राइज का जिसे आप कॉस्ट पे रियलाइज कर पाए। आपकी कोई कॉस्ट तो है नहीं, तो इसीलिए आइडेंटिफाइबल सोर्स नहीं है, इसीलिए हम एसेट नहीं मानेंगे। मैनेजमेंट अड़ गया, मैनेजमेंट कहता है सर गुडविल है तो हम तो एसेट का पार्ट मानेंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है सर, आप क्वेश्चन पढ़ना पूरा, मैनेजमेंट रिजिड है, कहता है हमें तो इसको पार्ट मानना है, ऑडिटर की बात नहीं सुनता। तो ऑडिटर कहता है सर, वहां पे क्वेश्चन कहता है कि ऑडिटर एक्सप्लेन करता है कि भाई किस टाइप की गुडविल को फिक्स्ड एसेट मानेंगे, जिससे मैनेजमेंट ये समझ जाए कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल एसेट का पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन AS से है।
तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल ऑडिटर दे कि मैनेजमेंट कन्विंस हो जाए कि हाँ आपकी इंटरनली जनरेटेड गुडविल आपकी एसेट का पार्ट नहीं है। देखें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, आप पढ़ के समझ जाएंगे। पहला ऑप्शन है, इफ एन आइटम meeting the definition of an intangible asset is acquired in a business combination, it forms part of the goodwill to be recognized at the date of amalgamation। बहुत ही बढ़िया, इसे गुडविल का पार्ट मानेंगे एमलगमेशन के दिन। एमलगमेशन तो हुआ ही नहीं ना सर गुडविल का। एसेट या गुडविल का पार्ट तब मानते जब आपने उसे एक्वायर किया होगा एक्विजिशन के दिन। यहाँ तो एक्विजिशन है ही नहीं, यहां तो आपकी गुडविल कैसी है, इंटरनली जनरेटेड। देयरफॉर देयर इज नो एक्विजिशन और नो एमलगमेशन, देयरफॉर दिस एसेट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज, दिस गुडविल विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एसेट। बाकी एग्जाम्पल देखें, अगर आप कन्विंस नहीं है तो इतने वाहियात एग्जाम्पल दिए इंस्टीट्यूट ने, आप खुद ही पहले में आ जाएंगे। ओनली दोज गुडविल नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज फिक्स्ड एसेट व्हिच कैन बी टच्ड। मतलब इस एग्जाम्पल की तो उम्मीद नहीं कर सकते आप इंस्टीट्यूट से कि उसी गुडविल को फिक्स्ड एसेट मानेंगे विच कैन बी टच्ड। ये तो 11वीं क्लास के बच्चे को बताओ, वो भी हंस चले गया सुन के। हाँ गुड, अगला एग्जाम्पल सुनो, गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट फॉर अ फिजिकल एसेट। सर दोनों ही एग्जाम्पल वाहियात और गलत हैं। एग्जाम्पल आप ये दें कि गुडविल को एसेट का पार्ट तब मानते हैं, गुडविल भी तब मानी जाती है जब आपने उसे वहां पे एक्वायर किया होगा, और एक्विजिशन एमलगमेशन के दिन ही वो गुडविल का पार्ट बनती है। ठीक है ना। अगला है केस स्टडी 9। ये बढ़िया क्वेश्चन, सब देखते जाओ फटाफट से। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 18, कंपनी के पास कोई बोरिंग नहीं है, रेवेन्यू 60 लाख का है। बढ़िया, कारो याद है ना, 1 करोड़ कैपिटल फ्री रिजर्व, 1 करोड़ तक का लोन, 10 करोड़ तक का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू उस प्राइवेट लिमिटेड पे कारो नहीं लगता। पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व कोई भी रिजर्व हो, कैपिटल पेड अप होनी चाहिए। प्रेफरेंस इक्विटी फर्क नहीं पड़ता, सब मिलाकर 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करते। बढ़िया। दूसरा लोन, चाहे वो सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, चाहे वो आपने शॉर्ट टर्म लिया हो लॉन्ग टर्म लिया हो, चाहे बैंक ओडी हो चाहे सीसी हो, सब मिलाकर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करता। टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से एक्सीड नहीं करता। अगर तीनों कंडीशन पूरी नहीं होती, तीनों कंडीशन पूरी होती है, मतलब तीनों ही लिमिट से एक्सीड नहीं करते, तो उस प्राइवेट लिमिटेड पे कारो नहीं लगता। यहां क्या है, बोरोइंग तो है ही नहीं। बढ़िया, रेवेन्यू भी 60 लाख का है, सब लिमिट के अंदर है। अब कैपिटल चेक करनी है आपको, बहुत बढ़िया। अनपेड कॉल 5 लाख के मालिक, 35 लाख की कैपिटल होगी इक्विटी। प्रेफरेंशियल 25 लाख, 35 और 25 हो गया 60। बढ़िया। बोनस शेयर हो गए 7 लाख के। बढ़िया। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट इंक्लूड नहीं करेंगे, एप्लीकेशन मनी है। कैपिटल हो गई आपकी 67 लाख रुपए की, 67 लाख की। हाँ, 15 लाख को इंक्लूड बिल्कुल करेंगे आप, 10 लाख भी इंक्लूड होगा, चाहे कोई भी रिजर्व कोई भी प्रॉफिट हो, हर किसी को इंक्लूड करते हैं। तो 25 लाख आपने इंक्लूड कर लिया। ये हो गया सर 67 और 5, 72 और 92 लाख। 72, 67 और 25, 92 लाख। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा जरा देखें आप। ओहो, इतना कुछ पूछ लिया यार, ये पूरा प्रोविजन समझा दिया आपको। यहां तो फटाफट से पढ़ लो एक बार। You are provided with the provisions regarding applicability of Company Auditor Report Order 16 issued under 143 subsection 11 of the Companies Act 13 to a private limited company that is specifically exempt a private limited company having paid up capital and reserve and surplus not more than rupees 1 crore as on the balance sheet date, and which does not have total borrowing exceeding rupees 1 crore from any bank any point of time during the financial year, and which does not have a total revenue as disclosed in Schedule 3 of the Companies Act 13 exceeding rupees 10 crore during the financial year। नलायकों को देखो जरा, मतलब हाँ आपको अगर याद नहीं है तब तो बढ़िया, आपके लिए वरदान है ये। अगर याद है तो सब टाइम किल कर रहा है आपका इंस्टीट्यूट कुल मिला के, पूरी स्ट्रेटेजी यही है। Considering the information given above, which of the following shall be considered as a reason regarding applicability or non-applicability of CARO 16? बहुत बढ़िया।
आप बताएं किसे रीजन मान के एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी कारो 16 की देखेंगे। पहली बात कह रहा है कि कारो एप्लीकेबल हो जाएगा, पेड अप कैपिटल रिजर्व सरप्लस 1,07,00,000 है। आंसर इज नो। कहता है पेड अप कैपिटल रिजर्व सरप्लस 1,02,00,000 है, इसलिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरे में कहता है सर पेड अप और रिजर्व सरप्लस 92 लाख रुपए है, इसलिए कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हमारा आंसर है, 92 लाख है, इसीलिए कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। इतना क्लियर है? चलिए बढ़िया। अगला, शेह गूफी को आपने अपॉइंट किया ऑडिटर के तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस के हिसाब से बनाए। इन्वेंट्रीज मिसस्टेटेड थी, हाँ, विच इज डीम्ड टू बी मटेरियल एंड नॉट परवेजिव। बहुत बढ़िया। इन्वेंट्रीज मिसस्टेटेड थी, जो मटेरियल तो थी लेकिन परवेजिव नहीं। एविडेंसेस देख के मटेरियल है परवेजिव नहीं, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे ना आप। नेगेटिव कब देते हैं? मटेरियल साथ में परवेजिव। गूफी ने कंक्लूड किया कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत बढ़िया, 570 के अंदर। बढ़िया 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 बढ़िया। गूफी इस बात से अवेयर है कि क्वालिफाइड ओपिनियन देनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके। आप बताएं कौन सा फ्रेज यूज करेगा वो, कौन सा फ्रेज यूज करेगा? सर फ्रेज कौन सा यूज करते हैं आप? याद करें, क्वालिफाइड ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं 705 के हिसाब से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस को मानते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करेंगे। इतना ध्यान रखना, कंप्लीट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं होगा और कंप्लीटली ट्रू एंड फेयर व्यू एब्सेंट भी नहीं होगा। ट्रू एंड फेयर व्यू होगा बट सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। अगर बाकी ऑप्शन पढ़े आप तो क्या लिखा है? सेकंड ऑप्शन पढ़ो जरा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। द आंसर इज रॉन्ग। फिर लिखा है सब्जेक्ट टू मिसस्टेटेड रिगार्डिंग इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल मटेरियल एस्पेक्ट में। अरे नलायक, इन्वेंट्री भी लिख दिया, ऑल मटेरियल एस्पेक्ट भी लिख दिया, नहीं होगा। और इन्वेंट्री नहीं लिखते सर, आपको लिखना पड़ता है कि कुछ मैटर्स को लेकर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? वही बात कह रहा है दोबारा, अगला पॉइंट भी। The explanation describes the basis for qualified opinion section of our report. The aforesaid financial statement present fairly in all material aspect. मतलब ही नहीं है सर, बात तो वही आ गई ना। अब जरा फर्स्ट पॉइंट पढ़ें आप, क्या लिखा है? In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, except for the effect of the matter described in the basis for qualified opinion section of our report, इनको छोड़कर the aforesaid financial statement present fairly in all material aspect or give a true and fair view in conformity with the applicable financial reporting framework FRF। उन मैटर्स को छोड़कर जैसे आपने क्वालिफाइड ओपिनियन बताया, बाकी सारे मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर है? चलिए, तो करीब करीब हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 11th क्वेश्चन क्या है जरा ये देखें। सीए ब्लिस के अकाउंट ऑडिट करते वक्त ऑडिटर कुछ अकाउंट पेबल्स के मैटर देखता है जहां पे डायरेक्ट कंफर्मेशन जरूरी है। बढ़िया, उसने कंफर्मेशन पॉजिटिव वाली भेजी। आपको पता है सर पॉजिटिव में क्या होता है, नेगेटिव में तभी रिप्लाई मांगते हैं आप जब बैलेंस मिसमैच करेगा। पॉजिटिव में बैलेंस मैच करे या मिसमैच करे, हर केस में थर्ड पार्टी रिप्लाई करेगी। और मैं आपसे कहता हूं थर्ड पार्टी अगर रिप्लाई नहीं करती इसका मतलब क्या है कि बैलेंस मैच कर गया। पॉजिटिव में नहीं, थर्ड पार्टी रिप्लाई नहीं करती, क्या बैलेंस मिसमैच कर गया? नहीं। अगर थर्ड पार्टी रिप्लाई नहीं करती तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करके बैलेंस की कन्फर्मिटी करें आप।
आपको सारे रिप्लाईज मिल गए सिर्फ 5 छोड़ के। आप बताएं ऑडिटर जहां पर रिप्लाई नहीं मिले उसके लिए ऑडिटर के पास क्या ऑप्शन होगा। उल्टा चलते हैं, बैलेंसेस को मान लें कि वो ट्रेड बैलेंसेस बेसिकली सही हैं, जो बैलेंसेस हैं, ठीक है ना। मस्ट हैव रिप्लाइड इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज, आप ये मान के चलें कि वहां पे अगर गड़बड़ी होती तो आपको बताया गया होता। एक्सेप्ट द बैलेंसेज एज इट इज एज्यूमिंग अदर रिप्लाईज अगेंस्ट रिसीव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बीइंग करेक्ट, आप ये मान के चलें कि भाई बाकी चीजें तो सही हैं, करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट होगा। सर कुछ नहीं मानना, सिंपल आपको एडिशनल कंफर्मेशन प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। एडिशनल कंफर्मेशन के थ्रू आप देखें कि वहां पे चीजें सही हैं या नहीं, और वहां पे आप कैश बैलेंस को चेक करें और पूछें, थर्ड पार्टी से नहीं मिल पाया तो मैनेजमेंट से एक बार पूछे, एम्प्लॉइज से बात करें, ये करना पड़ेगा। एजम्पशन फॉर्म नहीं करने कि थर्ड पार्टी रिप्लाई नहीं किया 5 चीजों का तो बाकियों को देख के उसको सही मान लिया, बाकी को देख के उसको गलत मान लिया, ये सब कुछ नहीं करना। एडिशनल कंफर्मेशन प्रोसीजर इंप्लीमेंट करिए आप, ठीक है ना। एडिशनल प्रोसीजर, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, ये इंप्लीमेंट करने हैं आपको। तो 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला है 12th, ये जरा पढ़ें एक बार क्या लिखा है। ऑडिटर है एक्सबोज लिमिटेड का पिछले 2 सालों से, किसी कारण से एजीएम नहीं हो पाई करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, इसीलिए रेटिफिकेशन प्रोसीजर भी नहीं परफॉर्म हुआ। सर रेटिफिकेशन प्रोसीजर तो 2017-18 में डिलीट हो चुका था। अगर आपको कहीं पढ़ाया गया तो गलत पढ़ाया गया, ध्यान रखना। पहले प्रोविजन चलता था कि फर्स्ट एजीएम में अपॉइंटमेंट किया, 6 में रिटायरमेंट होगा, बीच के एजीएम में रेटिफिकेशन करना पड़ेगा। अभी बोल रहा है एजीएम हुई नहीं और रेटिफिकेशन भी नहीं हुआ, तो क्या ऑफिस होल्ड कर सकती है? वो ऑफिस होल्ड करेगी सर, रेटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर 6th एजीएम भी नहीं होती तो सबसेक्शन 10 सेक्शन 139 के हिसाब से भी ऑफिस होल्ड करती। यहां तो सर 2 ही साल हुए, कितने साल हुए भाई? 2 ही साल हुए, बीच के रेटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। अब रेटिफिकेशन का प्रोसीजर 2 साल 3 साल पहले ही हट चुका है, ठीक है ना। जरा पढ़े ऑप्शन में क्या दिया। ऑफिस होल्ड करेगी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए और रिजाइन करेगी, रेटिफिकेशन प्रोसीजर परफॉर्म नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। ओहो बहुत बढ़िया, रिजाइन करना पड़ेगा, क्या बात है। ऑफिस कंटिन्यू करेगी, बोर्ड को बोलेगी रीअपॉइंट कर लो, बहुत बढ़िया, प्राइवेट मीटिंग, बहुत ही बढ़िया। ऑफिस कंटिन्यू नहीं करेगी क्योंकि रेटिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, बहुत ही बढ़िया। ऑफिस कंटिन्यू करेगी, लास्ट पॉइंट मतलब सी पॉइंट, क्योंकि रेटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। रेटिफिकेशन का प्रोविजन कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 17 के अंदर ही डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये 12 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 24 क्वेश्चन है पूरे। इस लेक्चर में 12 ही करेंगे अभी, ठीक है। आप इसे करें और आपके पास वो है, आप बाकी 12 ट्राई करना। 5-7 दिन में कुछ मुलाकात करेंगे, तो एक आध वीडियो के साथ में और आऊंगा, ठीक है ना। लाइव नहीं आ पाया क्योंकि मैं होम टाउन में बैठा हूँ, नेट इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, मुझे लगा शायद लाइव में बहुत दिक्कत होगी। मैं रिकॉर्ड करके प्रीमियर कर रहा हूँ, लाइव ही है, मैं आपके साथ कनेक्टेड ही हूँ चैट में, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन मैं अभी करा दिया आपको, रिमेनिंग 12 मैं आपको अगले सेशन में करवाऊंगा, उसका मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा वो अगला सेशन कब होगा, ठीक है ना। तो अभी इतना ही करते हैं, ठीक है ना। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर, ठीक है। बाकी 12 ट्राई करना, आंसर अपने पास रखना, क्वेरी अपने पास रखना, पूछ लेना मेरे से, ठीक है ना। चलिए डन।